जी पार्ट बी स्टार्ट करते हैं 111 आखिरी लेक्चर का। लें जी, आपके पास आपके हैंडआउट्स में तो खैर कल ही दे दिया था मैंने ये सवाल आपको, और जिस किसी के पास हैंडआउट में नहीं होगा, ऑनलाइन वालों को इंशाल्लाह हैंडआउट मिल जाएगा ये वाला, ठीक है जी। और जो फिज़िकल में बच्चे हैं जो घर बैठे ये लेक्चर ले रहे होंगे वो फिर इस अटैम्प्ट पे जाएं। वैसे कल मैंने जो बच्चे जो आए हुए थे उनको मैंने ये सवाल दिया था। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं जी। रिक्वायरमेंट है बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच, बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच। अब ये निशानी आ गई कि रेलेवेंट कॉस्टिंग से करना है सवाल को, उन प्रिंसिपल्स को यूज़ करना है, ठीक है ना। खुद बता दिया उसने। कंप्यूट, अंदर आना, जल्दी हो जल्दी। कंप्यूट, इतना शोर है बाहर। कंप्यूट मिनिमम प्राइस पर यूनिट, मिनिमम प्राइस दैट आरएल में कोट। अब मिनिमम प्राइस के अंदर आपको पता है प्रॉफिट एलिमेंट ऐड, अगर सवाल में गिवन भी होगा तो आपको धोखा देने के लिए गिवन होगा, धोखे में नहीं आना, ठीक है भाई। जरा पॉज करें बेटा, बात सुने। अच्छा जी, तो मिनिमम प्राइस पर यूनिट निकालनी है टू दैट आरएल में कोड। तो मिनिमम बिड प्राइस, ये अभी तो दिखाया था आपको। एक और ओपन करते हैं। ये भी सामने रख लेते हैं जी। ये इधर देखो, कौन से वाला, ये लोएस्ट बिड प्राइस, मिनिमम बिड प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जिसमें सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट लेनी और यहाँ पर हमने ऐड नहीं करना प्रॉफिट को, ठीक है। FR1 तो नहीं है आपका। अब ये सारी फिक्रें होती हैं ना, पता है एक बच्चा भी मुश्किल टाइम में आ गया, बहुत पानी है बाहर, तो मुझे तो होगा ना कि यार। चलें खैर जी। रिंग लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स। अब देखो ना, काम क्या कर रहे हैं वो, कोई कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इन जनवरी 20 आरएल एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद गैमा। अच्छा, एग्रीमेंट हो गया है गैमा के साथ फॉर मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ 3500 यूनिट्स ऑफ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट जिंग एट ₹4000 पर यूनिट। लो जी, तो 3500 जिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमने, और हर जिंग कितने का बेचेंगे उनको, 4000 का, ठीक है जी। और आरएल, जाहिर सी बात है अब कॉन्ट्रैक्ट आ गया है तो फिर उस हिसाब से आरएल प्लेस्ड एन ऑर्डर। ये अब 20 मिनट में सवाल करना है, सवाल में कुछ नहीं बचा क्योंकि सारा जोर उधर लग गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने आपको डिसीजन मेकिंग रिवाइज करानी है और फिर ब्रेक कर लेनी है, चाहे आधे घंटे में हो चाहे 15 मिनट में हो। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग फ़ौरन आके कोई चुने वाला सवाल करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग का। उसके बाद फिर आपको मैं CVP एनालिसिस रिवाइज कराऊंगा, फिर ब्रेक करेंगे, फिर CVP का एक सवाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह देखेंगे, वो एक के अंदर एक दो जो रहते हैं वो रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। और आपका फेवरेट सवाल भी रहता है अभी मिक्स यील्ड का, वो भी एंड पे करना है। अच्छा जी, तो RL प्लेस द ऑर्डर फॉर रॉ मटेरियल AA2 एट एंड द सप्लायर एग्री टू सप्लाई द मटेरियल इन सेकेंड वीक ऑफ मार्च। लो भाई, जनवरी के अंदर RL का गैमा से कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिंक बनाने का। RL ने AA2 नाम का एक रॉ मटेरियल जो है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया, और सप्लायर ने कहा मार्च में आ जाएगा। RL ऑल्सो हायर्ड स्किल्ड लेबर फॉर प्रोडक्शन ऑफ जिंक। तो ये सारे काम इसने जिंक के लिए कर लिए जो कॉन्ट्रैक्ट गैमा के साथ हुआ था, ठीक है। हाउएवर इन फरवरी 2020 गैमा ही दिवालिया हो गया, कर लो कमाई। गैमा बैंकरप्ट हो गया है, और भाई गैमा बैंकरप्ट हो गया बेचारा। जल्दी आ जाओ यार, गैमा बैंकरप्ट हो गया यार, जल्दी आ जाओ। हुआ क्या है, RL हमारी कंपनी जो है, सुन लो, हमारी कंपनी ने गैमा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिंक बनाने का। जिंक जो है उसमें एक मटेरियल यूज होना था और स्किल्ड लेबर लगनी थी। RL ने मटेरियल का भी ऑर्डर दे दिया और स्किल्ड लेबर भी हायर कर ली, और क्या हुआ, जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो ही बैंकरप्ट हो गया, ठीक है। अब बड़ी टेंशन हो गई है, और फिर सांस में सांस आई। RL हैज रिसेंटली बीन अप्रोच बाय सिग्मा लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ 3500 यूनिट्स ऑफ डी जिंक। थोड़ा सा बचत होने लगी है, ठीक है ना। जिंक का ऑर्डर आया था गैमा की तरफ से, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, और फिर गैमा बैंकरप्ट हो गया। अब जाहिर सी बात है गैमा तो इसको नहीं पूरा कर सकता, लेकिन शुक्र है
अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा सिग्मा की शक्ल में, उसने कहा मुझे डी जिंग चाहिए, विच इज़ मोडिफाइड वर्जन ऑफ जिंग। शुक्र है RL कैन यूज द ऑर्डर्ड रॉ मटेरियल हैंड हायर्ड स्किल्ड लेबर फॉर दिस प्रोडक्ट। बचत हो गई ना, वरना मारे गए थे। ऑर्डर किया हुआ, आगे आगे बताएगा सवाल के अंदर कि जो ऑर्डर किया था मटेरियल का वो कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरा ना करें तो पेनल्टी भी थी। और जो स्किल्ड लेबर हायर कर ली उनसे भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनको भी फिक्स अमाउंट आपने कर दी होती है, वो भी देनी पड़ती है। तो बचत हो गई, जिंक की जगह डी जिंक बनाएंगे अब हम, ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन दिस रिगार्ड। अच्छा वैसे भाई तब एक बात कर रहा हूँ, मटेरियल जो ऑर्डर किया था अगर उस पर कोई पेनल्टी हुई तो डी जिंग, अब हमने डी जिंग की बात करनी है, तो रेलेवेंट कॉस्ट जब निकालेंगे तो मतलब क्या होगा, वो मटेरियल तो ऑलरेडी इन स्टॉक था या ऑर्डर था ऑलरेडी, अगर ऑर्डर कैंसिल करते तो पेनल्टी पड़नी थी, डी जिंग में यूज़ होगा तो वो पेनल्टी बचेगी। वैसे ही बात की मैंने, आगे आएगा सवाल के अंदर देखेंगे। अच्छा स्पेशलाइज, अच्छा जी मशीनरी। अब वैसे फॉर्मेट क्या बनता नजर आ रहा है आपको, फॉर्मेट क्या बनता नजर आ रहा है आपको, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम बिड प्राइस है ना, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम बिड प्राइस। मिनिमम बिड प्राइस है तो मतलब सिर्फ हमने क्या लेना होगा, रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है जी। तो सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट लेंगे, रेलेवेंट कॉस्ट एक बार हेडिंग दे देता हूँ, बार बार नहीं लिखा था मुझसे, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ दिस, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ दैट, ठीक है। और सिर्फ यही कॉस्ट का टोटल है, उसमें प्रॉफिट भी नहीं ऐड करना, ओके चले। अच्छा जी, अब स्पेशलाइज्ड मशीनरी है, that will be needed to produce डीजिंग, स्पेशलाइज्ड मशीनरी है, फॉलोइंग प्रपोजल्स आर अंडर कंसिडरेशन। लो जी, फिक्स एसेट अभी रिवाइज करके आ रहे हैं। अब वो कहता है लीज कर लो, यानी किराए पे ले लो मशीनरी फॉर 3 महीने एट अ मंथली लीज रेंटल ऑफ 2.5 लाख एंड एन अप फ्रंट पेमेंट ऑफ रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 5 मिलियन। ऑप्शन 1 क्या है, ये स्पेशलाइज मशीनरी किराए पे लो, 2.5 लाख, ये बेसिकली उसको चाहिए कहीं पे लिखा हुआ 3 महीने बाद, कहाँ पे लिखा हुआ, हाँ स्पेशलाइज मशीनरी विल बी नीडेड, नहीं कितने महीने के लिए, डा प्रोडक्शन, हाँ ये मैं यही ढूंढ रहा था, सॉरी जी, जज़ाकल्लाह जी। कितने महीने लगने हैं डीजिंग को बनने में, मुझे था कि शायद आगे है लेकिन आपने पढ़ लिया, गुड। द प्रोडक्शन ऑफ डीजिंग विल टेक 3 मंथ्स, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन दिस रिगार्ड। तो 3 महीने के लिए डीजिंग बनना है, तो 3 महीने के लिए आपको ये स्पेशलाइज्ड मशीनरी जो है ये किराए पे चाहिए। तो क्या ऑप्शन 1 आया जी कि लीज करो इसको फॉर 3 मंथ, मंथली लीज रेंटल है 2.5 लाख, 3 महीने का 7.5 लाख हो गया। लेकिन एक मसला है, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा 5 मिलियन, है तो रिफंडेबल लेकिन कहीं से अरेंज तो करना पड़ेगा ना। द अप फ्रंट पेमेंट विल बी फाइनेंस थ्रू रनिंग फाइनेंस एट, अब वो जो मैंने पूरी लिस्ट आपको बना के अभी दिखाई थी रेलेवेंट कॉस्ट के अंदर, मैं ऐसे नहीं इसके अंदर आपको कह रहा था रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स, नॉन करंट के साथ अदर रेलेवेंट कॉस्ट भी लो। अब ये अदर रेलेवेंट कॉस्ट आ गई कि आपको अप फ्रंट अगर 5 मिलियन लेना है और वो रनिंग फाइनेंस में से लेना है तो उतने अरसे का इंटरेस्ट, जैसे बोरिंग कॉस्ट के अप्लाइज वाला चक्कर होता था, तो क्यों, क्योंकि वो एसेट में इस्तेमाल हो रहा था लोन, ऐसे ही ये पैसे जो है ये आपके इस सिक्योरिटी डिपॉजिट में फंसे हुए हैं। और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए है कि आप डीजिंग बना लें और मशीन किराए पे ली हुई है, वापस तो कर देना है आपने मशीन को, ये वापस भी आ जाए, लेकिन 3 महीने के लिए तो ये पैसा आपका स्टक रहा ना वहाँ पे, किस वजह से, डीजिंग की वजह से। तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट भी डीजिंग के लिए रेलेवेंट कॉस्ट बनता है। बल्कि हम तो यूँ कर लेंगे, मेरा मशवरा है कि ये पहले ऑप्शन के अंदर हम टोटल कॉस्ट ये निकाल लेंगे, ये टोटल कॉस्ट पहली मशीन की है ना, कि 7.5 लाख किराया बन गया 3 महीनों का 2.5 लाख करके, और 5 मिलियन पर 20% लगा के 3 महीने का इंटरेस्ट, ये टोटल 2.5 लाख बनता है। तो 10 लाख रुपए मेरी मशीन 1 की रेलेवेंट कॉस्ट आ गई, ठीक है। लीज मशीनरी एट मंथली लीज रेंटल ऑफ, ओए 1,60,000 सस्ते वाला भाई आ गया ऑप्शन, लेकिन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। लेकिन इसने क्या कहा है जी, हाँ सॉरी वो रेलेवेंट नहीं थी ना, मैंने देखा था, लेकिन एज पर लीज टर्म मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 150 विल बी बोर्न बाय लेसर, तो हमें क्या, इसलिए मैंने छोड़ दी थी, माजरत, ठीक है। मेंटेनेंस कौन करेगा,
जिसकी मशीन है, तो हमें फिर अच्छी बात है, हमें क्या फिर किराया असल में वो ज़्यादा ले रहा है ना, तो मेंटेनेंस भी वो कह रहा है मैं खुद ही, मेंटेनेंस भी मेरे ज़िम्मे, ठीक है, लेकिन मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाओ। दूसरा ऑप्शन क्या है, 1,60,000 किराए के ऊपर एक मशीन मिलेगी। एक बंदा 1,60,000 में भी ये मशीन दे रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्या कहता है कम से कम 6 महीने के लिए दूंगा, इससे कम नहीं। ये नहीं कि क्या बेटा, नहीं बेटा नहीं, क्यों सेविंग में आएगा, क्या हमने पे करना था और आप पे नहीं कर रहे? नहीं तो हम मशीन ले रहे हैं तो 2.5 लाख में ले रहे हैं ना, मशीन 2.5 लाख में ले रहे हैं, या ये मशीन नहीं लेंगे या लेंगे? मशीन नहीं लेंगे तो कोई दूसरी मशीन लेंगे, तो उसके अंदर शायद मेंटेनेंस पे करेंगे, फिर वहाँ देख लेते हैं। इस मशीन की बात करो, इस मशीन को किराए पे लाना है, हमारी अपनी नहीं है कि मेंटेनेंस करानी, किराए पे लाना है। वो कह रहे हैं 2.5 लाख किराया दो, मेंटेनेंस मैं खुद कराऊंगा, तो फिर आपको क्या पड़ना है 2.5 लाख। एडिशनल चीज़ जो मैंने बता दिया, 50 लाख डिपॉजिट के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है यार। सवाल करते हुए डिस्कशन करनी है, पहले भी कर लेते हैं आप लोग 2 दफ़ा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है, 1,60,000 के अंदर मशीनरी ले लो, लेकिन वो कहता है कम से कम 6 महीने, ठीक है। इन दिस केस मंथली मेंटेनेंस ऑफ 20,000 विल बी बोर्न बाय, लो भाई अब ये कॉस्ट है आपकी। वो पहली मशीन लोगे भाई, पहली मशीन लोगे ना तो कॉस्ट मेंटेनेंस की आपको नहीं पड़नी, दूसरी लोगे तो पड़नी है। तो सिंपल सी बात है, आपने जो मशीन लेनी है उसी की कॉस्ट लोगे ना, जो इनमें से लोअर निकलेगी। तो अगर आप दूसरी मशीन लेते हो तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट फिर आप पे पड़ेगी, ये कॉस्ट है, पहली में है नहीं, पहली में उसने किराया में कवर किया हुआ है ना। अच्छा, मेंटेनेंस विल बी बोर्न बाय आरएल विच विल बी इनकर्ड ओनली इन द मंथ्स इन विच मशीनरी इज, हाँ मतलब कि 3 महीने के लिए मशीन चलनी, 3 महीने के लिए, किराए पे मिलेगी 6 महीने। अब उसने 1,60,000 इंटू 6 करना है, किराया उसने 6 महीने का लेना है, लेकिन मेंटेनेंस हमें सिर्फ 3 महीने की करनी पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक मज़े का पॉइंट और भी ऐड हो सकता था। वो क्या हो सकता था, यहाँ पर वो आगे ऐड करता कि आरएल आगे 3 महीने के लिए इसको किराए पे दे देगा, तो फिर वो सेविंग भी मिल सकती थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, तो बस फिर ठीक है, इतने में कहानी खत्म। अब सबसे पहली चीज़ क्या आ गई हमारे सामने, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीनरी, ठीक है। तो अच्छा, सवाल में ज़रूरी है मटीरियल से शुरू करें? मेरे सवाल में पहले आ गई मशीनरी, तो मशीनरी से शुरू करें, मसला क्या है? तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीनरी, वर्किंग नंबर 1। लो जी, मेरी पहली वर्किंग ओपन होने लगी है, ठीक है। 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 रेंटल कॉस्ट 2.5 लाख वाली और साथ इंटरेस्ट भी पड़ जाएगा। ऑप्शन 2 1,60,000 वाली, इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें डिपॉजिट नहीं है, लेकिन अब मेंटेनेंस पड़ जाएगी। अब कॉस्ट में से जब ऑप्शन आएगा तो क्या सिलेक्ट करेंगे, लोअर को, ठीक है, बस इतनी सी बात है। सवाल 1000 में करना है या नहीं? 1000 रुपीज़ इन 1000 कर लें, चलो रुपीज़ इन 1000 कर ले, रुपीज़, चलो देखते हैं, रुपीज़ इन 1000 फिलहाल जी। वर्किंग नंबर 1 यहाँ से शुरू कर दूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके हैंडआउट का? 1 है ना, स्प्रिंग 20 का क्वेश्चन नंबर 4, नाम है इसका रिंग लिमिटेड। बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही कम्प्रीहेंसिव सवाल जी बच्चों। तो वर्किंग 1 क्या है जी भाई? अगर कोशिश कर लो कि ये यहाँ से लग जाए, खैर चलो बहुत पीछे चला जाता है फिलहाल, तो बहरहाल अगर तो बहुत फर्क नहीं पड़ता तो जूम आउट रख लें, बच्चे ऐसे ऐसे घूमने से तो बच जाएंगे जी बच्चों। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 रेंटल 2,50,000 इंटू 3 महीने और इंटरेस्ट 5, अब 1000 में चल रहा है सारा सवाल, 5,000 इंटू 20% है, इंटू 3/12। ये तो आप लोगों ने निकाल दिया था, बोलो 7.5 बोला था आपने और इसका 2.5 बोला था, ये पहले ही बता दिया था बच्चों ने, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास? 1,000। ऊपर रुपीज इन 1000 क्या लिखना, वहां जब ले जाएंगे वहां पे लिखा तो हुआ, लिखना तो लिख लो, कोई मसला नहीं। ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 क्या है जी कि आप एक और ऑप्शन आपके पास है किराए का, वो क्या है, आप रेंटल पर लें 1,60,000, लेकिन 1,60,000 जो है वो कहता है कम से कम 6 महीने के लिए दूंगा मैं रेंट पे, तो फिर कितना किराया बना? 960। अभी तो ये बेहतर लग रहा था, लेकिन उसने कहा था
कि मेंटेनेंस मैं खुद करूंगा, इसने कहा मेंटेनेंस आप करेंगे। तो मेंटेनेंस कितना, 20,000 इंटू 3 करना, क्योंकि साथ ही उसने लिख दिया है पूरे 6। अगर चुप होता तो 6 महीने लिख लेते, तो लिखता ना सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी बोर्न बाय आरएल विच इज 20,000 पर मंथ, तो फिर इंटू 6 करते। लेकिन उसने क्या बोला, मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी बोर्न बाय आरएल विच विल बी इनकर्ड ओनली इन द मंथ्स इन विच मशीनरी इज ऑपरेटिव। इसलिए मशीनरी ऊपर मैंने पहले हाईलाइट किया है, जो मैं ढूंढ रहा था आपने मुझे ढूंढ के दिया कि 3 महीने के लिए ये काम चलना है, ठीक है। तो ये 60 आ गया, आंसर इज, हाँ अब बताओ मुझे, अगर ऑप्शन 1 जो है उस पे कॉस्ट ए जो है वो 1000 आ रही है और बी जो है वो 1020 आ रही है, तो कॉस्ट के केस में रेलेवेंट कॉस्ट क्या लोगे, लोअर। तो रेलेवेंट कॉस्ट जो है वो इनमें से लोअर ऑफ ए और बी। नजर आ रहा है, ज्यादा छोटा हो गया मुझे लग रहा है। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी जी, लोअर ऑफ ए और बी। तो क्या लोअर है जी, बोलो। तो 1000 आपकी क्या हो गई, ऐसे लिखता जाऊं जब, ठीक है, बस डायरेक्ट भी उठा सकते थे आप, सही है ऐसे। चलो, तो 1000 आपकी आ गई रेलेवेंट कॉस्ट मशीनरी की, स्पेशलाइज्ड मशीनरी। थोड़ा मैंने जूम आउट करवाया ना, मुझे वो ख्याल भी पड़ गया। अब थोड़ी आगे वर्किंग कोशिश करूंगा जरा वड्डी हो जाए। लें जी, मशीनरी ओवर, देख ले इसको तसल्ली से एक बार, कोई मसला है तो। चलें आगे। नेक्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल की बात शुरू होती है जी। अब ओरिजिनल सवाल में तो पता नहीं इस तरह से हाईलाइटेड था या नहीं था, लेकिन मैंने ये आपको जो मिला शायद उसमें नहीं था, मैंने ये बस ऐसे सुबह इसको पढ़ते हुए ज़रा हाईलाइट कर दिया था, सवाल में ज़रा पढ़ने में आसानी होगी। आप तो हाईलाइट क्या अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स विल बी एक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईच यूनिट ऑफ डी जिंक। डी जिंक कितने का ऑर्डर है, डी जिंक कितने का ऑर्डर आया है, ये 3500 डी जिंक, ठीक है। ये 3500 डी जिंक ऑर्डर है और एक यूनिट ऑफ डी जिंक के ऊपर क्या लगता है ये वो बता रहे हैं, ठीक है। एक यूनिट का निकालेंगे और उसको 3500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। ईच यूनिट ऑफ डी जिंक रिक्वायर 15 यूनिट्स ऑफ AA2। अच्छा, वही AA2 जो हमने ऑर्डर कर मारा था। RL हैज ऑलरेडी ऑर्डर्ड 50,000 यूनिट्स ऑफ AA2 एट 75 रुपए पर यूनिट अंडर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जिंक। द करंट मार्केट प्राइस इज 80। ये तो फिलहाल रेलेवेंट नहीं है, जो पड़े हैं यूनिट्स उनके लिए तो ये 75 ही है, ठीक है ना। ऑर्डर कर दिया था ना, अभी ये आए नहीं है स्टॉक में, थोड़ा सा ध्यान से बात सुने। इन स्टॉक हैं और कोई यूज नहीं है तो इसकी रेलेवेंट कॉस्ट नील वो ना कर लेना। ऑर्डर किए हुए, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना, अब कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है। आयल के लिए इसको खरीदना लाजिम है और जो सप्लायर है, जो भी नाम है उसका, सप्लायर सिग्मा है नहीं, सप्लायर ऑफ मटेरियल का नाम नहीं लिखा होता, शुक्र है अभी इन्हें ना किधर कर दिया, ठीक है। तो जो मटेरियल का सप्लायर है उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि मैं तुम्हें 50,000 यूनिट्स 75 रुपए के हिसाब से भेजूंगा और इसके ऊपर भी लाजिम है कि ये खरीदे। नहीं खरीदेगा तो क्या होगा, ये जरा पढ़ लो। इफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फुलफिल्ड अ पेनल्टी ऑफ 20% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल बी पेएबल बाय आरएल। तो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अब अगर ये नहीं मंगवाता इन 50,000 यूनिट्स को तो इसको पेनल्टी देनी पड़ेगी जितनी टोटल वैल्यू बनती है कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरे के लिए लाजिम क्या है, सप्लायर के लिए, कि वो 50,000 यूनिट्स 175 के हिसाब से देगा। अब अगर डी जिंक पे इस्तेमाल नहीं होंगे तो भाई 20% पेनल्टी देगा ना, पागल थोड़ी है कि मंगवा के तो वो रख के और फिर कहे कि इसका कोई यूज़ नहीं है। इसलिए वो चक्कर नहीं है, बड़ा सिंपल सा केस है, सादा बात है। वैसे आपको चाहिए कितने डी जिंक, बाय द वे डी जिंक पर कितने आपको AA2 चाहिए, 3500 इंटू हर एक के ऊपर 15, कितना। अब देखो आसान हो गया ना काम। 50,000 तो ऑर्डर्ड हैं, पड़े नहीं हैं, ऑर्डर्ड हैं। वो कितने में मिलेंगे हमें मार्केट से, 75 के, क्योंकि वो मार्केट में ठीक है महंगा हो गया, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट करके उसको फंसा चुके थे। वैसे हम भी फंसे हुए थे, लेकिन शुक्र है डी जिंक आ गया तो हम वहां यूज करके हम तो बच जाएंगे 20% पेनल्टी से।
ये 20% पेनल्टी हमारे लिए रेलेवेंट इनकम है, ये एक अवॉइडेबल कॉस्ट है, ये रेलेवेंट कॉस्ट है, रेलेवेंट रेवेन्यू बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं यहीं पर इसको यूज करता हूं माइनस करके, जैसे समझाया था। अब 52,500 AA2 चाहिए, 50,000 ऑलरेडी ऑर्डर्ड है, नॉट ऑलरेडी इन स्टॉक बेटा, ऑलरेडी ऑर्डर्ड, और ऑलरेडी ऑर्डर्ड हैं तो ये 50 कितने के मिल जाएंगे, अंडर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन करंट मार्केट प्राइस क्या हो गई है जी? अब मुझे बताओ, जो 50,000 ऑलरेडी ऑर्डर्ड हैं और ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में, वो तो 75 के मिलेंगे, हमें चाहिए डी जिंक के लिए थोड़े से ज्यादा, तो ऊपर वाले 2500 कितने के मिलेंगे, 80 के। लेकिन चूंकि हमने डी जिंक पे इसको इस्तेमाल कर लिया है, अवॉइडेबल कॉस्ट क्या है, इस पर इस्तेमाल करने में से पेनल्टी से बच गए हैं, तो वो पेनल्टी हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेलेवेंट सेविंग, ठीक है। तो 3 चीजें आगे, पहले सबसे अच्छा तरतीब क्या रखनी है, ये पूरे अगले सवाल में ऐसे ही चलाना है तरतीब को। सबसे पहले ये जो मैंने 52,500 निकाले हैं ना, आपने ये वर्किंग में निकाल लेनी, तो पर्चे में मैंने लिखा ना, ठीक है। सबसे पहले आपने 3500 इंटू 15 करके निकालना है जी टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ AA2। उसके बाद आपने 50,000 की कॉस्ट निकालनी है 75 के हिसाब से, ऊपर वाले 25 की, और फिर सेविंग इन पेनल्टी माइनस कर देनी। छोटी सी वर्किंग है, ये देखो वर्किंग नंबर 2। ले क्या रहा हूं मैं, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ, अलग अलग करते जाओ, मटीरियल AA2 आ गया ना, यहां पे लिख लो। अब मटीरियल इकट्ठे ना करने बैठ जाना, वहां पे एक अलग मुसीबत ये पड़ी हो कि वर्किंग में इकट्ठा कर रहे हैं हम सारों को, ठीक है। बस रेलेवेंट, बहुत कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, इसमें वो लर्निंग कर्व भी है इसी में ही, तो सारा रेलेवेंट कॉस्टिंग विद लर्निंग कर्व आपका इसमें रिवाइज हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटीरियल AA2 जी, वर्किंग नंबर 2 इसके लिए हम कर रहे हैं। तो वर्किंग 2 है जनाब। अब हेडिंग शेडिंग क्या देनी है, इधर देखो, टोटल रिक्वायरमेंट, टोटल AA2 रिक्वायर्ड कितना जी, 3500 यूनिट्स डी जिंक के बनाने हैं और हर एक के ऊपर 15 लगता है, तो टोटल आपने बताया था मुझे थोड़ी देर पहले 52,500 यूनिट्स, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यूनिट्स लिखूं साथ ही चलेगा कहां, 52,500 यूनिट्स, यूनिट्स की जगह नहीं है इधर, वो आ गया है, ठीक है। ये टोटल मुझे रिक्वायर्ड हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं आगे, ये पहले मैंने निकाल कर रख लिया। अब 50,000 ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड है, तो कॉस्ट ऑफ 50,000 यूनिट्स, ये कितनी बनेगी जी, 50,000 इंटू ₹75,000 में चल रहा है काम, चलने दो। 50,000 यूनिट इंटू 75 कितने रुपीज आते हैं, 37, ऊपर ₹1000 लिखना है तो लिख लो, वैसे मैंने कहा उधर जाना है तो सब कुछ ओके हो जाना है, ठीक है। ये डबल अंडरलाइन मतलब नीचे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो कितना जी, 3750, 37,50,000 का ये मटीरियल आ गया। और ऊपर वाले कितने हैं जी, कॉस्ट ऑफ 2500, देखो समझ आ गई अब बात, टोटल कर लिया हमने, कॉस्ट ऑफ 2500 यूनिट्स। तो 2500 यूनिट्स में हर यूनिट, अब क्योंकि मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 50 का हुआ था, कोई ऊपर चाहिए तो वो अब मार्केट रेट भी देगा वो, और वो कितना हो गया, ये बात समझ आई है, कितना, 200। लेकिन एक बचत भी हुई है, ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने की वजह से एक बचत हुई है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ना करते तो ये 3700 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 20% पेनल्टी पड़ती थी। If the contract is not fulfilled, a penalty of 20% of the contract value will be payable by RL, यानी 3750 का कितने परसेंट, तो सेविंग इन पेनल्टी, ये सेविंग है, सेविंग है तो कॉस्ट के अंदर नेगेटिव साइन से शो कर लो, आपकी मर्जी है। वैसे यहां पे ले ही कॉस्ट रहे तो अच्छा यहीं पे शो कर दो वरना आप ऊपर रेलेवेंट इनकम डाल सकते हो, पर मेरे ख्याल में ये बहुत मुनासिब है, हर एक चीज को इकट्ठा अलग अलग करते जा रहे हैं, ठीक है। तो सेविंग इन पेनल्टी 3750 इंटू 20%, कितना, ये 750 बच गया आपको। तो रेलेवेंट कॉस्ट टोटल कितनी बनी, हाँ 3000, जिसको 3200 भी कहते हैं। देख लो भाई इसको आराम से,
भाई आपको याद आ रहा है रेलेवेंट कॉस्टिंग? क्यों मुझे लग रहा है आपकी शक्ल देख के कि आपको बिल्कुल ही भूल गया है। फ़ायदा हुआ फिर, बस चीज़ें वही करानी जिससे फ़ायदा हो। वैसे भी पूरा दिन अब मुझे मिल ही गया है, और FIR वालों के लिए कल पूरा दिन। अच्छा जी, आगे बढ़ें जी। लो जी, AA1 हो गया, AA2 हो गया, आगे A78 भी है एक। क्या कहता है जी? ईच यूनिट ऑफ डी जिंक ऑल्सो रिक्वायर्स, ये भी 10 यूनिट्स ऑफ A78। अब सबसे पहला वही स्टेप, 10 यूनिट्स एक पर चाहिए तो 3500 के लिए कितने चाहिए, टोटल निकल आएगा। उसके बाद अब आगे पढ़ते हैं। वो कहता है A78 is available in market at 110 per unit. However, it can also be produced internally at a variable cost of 80 per unit. आपको मैंने अभी रिवाइज कराया है। कभी कभी दोनों दे सकता है, जब दोनों दे दे तो लोअर ले लेना। फिक्स कॉस्ट वुड बी अब्जॉर्ब्ड एट 25% पर यूनिट। इसको अल्हम्दुलिल्लाह हम इग्नोर करेंगे अभी। प्रोड्यूस कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। पहले ये स्टार पढ़ो, अभी भी रिवाइज करा के क्यों। समटाइम्स मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन ऑप्शन, बोथ ऑप्शंस आर गिवन, लोअर विल बी सिलेक्टेड। अब दोनों देखेंगे ना, तो परचेज वाला तो अवेलेबल है सामने ही, 110 रुपये का 1 यूनिट पड़ता है, ठीक है। अब किधर गया? अगर प्रोडक्शन करनी है तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है, और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेनी है बस। और जो एब्जॉर्ब्ड होती है वो क्या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है, तो वो धोखा देने के लिए दी होगा आपको, ठीक है। सवाल के अंदर अच्छा रिवीजन कर रहा है ना, सारा कुछ ही ले गया इस सवाल ने अपने अंदर। अच्छा, फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करेंगे। इंटरनली प्रोड्यूस A78 वुड बी सब्जेक्ट टू, हाँ ये मसला है। अब 80 रुपये पर यूनिट जो कॉस्ट पड़ती है, ये कॉस्ट 3500 यूनिट्स की नहीं पड़ेगी। 3500 मतलब 3500 नहीं, हमें कुछ ज़्यादा यूनिट चाहिए होंगे ना। 3500 ही है ना, 3500 इंटू 10, 35,000 कर लो। अब ये जो 35,000 यूनिट्स हैं, ये 35,000 यूनिट्स जो हैं ये आफ्टर लॉस इतने होने चाहिए। और वो कह रहा है कितने गया, 20% नॉर्मल लॉस है। नहीं बोल रहा तो किसका? हाँ, पूरा CMA में यही चला है, ठीक है। मतलब सिचुएशन आज ये है, ठीक है। कितने? 35,000 बोले आपने, और कितने परसेंट ऑफ व्हाट? और ये पता नहीं, तो ये 0.2 बनेगा, उधर जाके माइनस होगा, यहाँ 0.8 बनेगा, ये आके डिवाइड होगा। मैंने सवाल में डायरेक्ट 35,000 डिवाइड बाय 0.8 करना है, कोई शक? अच्छा, वैसे बाय द वे एक यूनिट जो है बाजार से 110 का मिल रहा है, सही है। चलो दोनों कर लेते हैं। आप कहोगे सर कंपेयर, मैं डायरेक्ट ही करने लगा था, मुझे नज़र आ रहा था कि एक लोअर है, लेकिन चलें आप, क्योंकि लॉस आ गया तो आपको शक पड़ गया कि लॉस की वजह से ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो अब मैं क्या लेने लगा हूँ जी, रेलेवेंट कॉस्ट किसकी? रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटीरियल A78, इसके लिए वर्किंग 3। समझ आ रही है बात की? कॉस्ट निकालते जा रहे हैं, सवाल होता जा रहा है। और पास पेपर का सवाल है, बड़ा रिसेंट सा, ऐसे ही कोई सवाल आपके पर्चे में आया हो, मज़ा आ जाए है जी, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा तो चल रहा है। रिवीजन की हो तो कोई मसला नहीं है, इसीलिए मुझे पहले 1 घंटा लगा रिवीजन कराने में, और इसी में ही टाइम लगता है। रेलेवेंट कॉस्टिंग में ज़रा पुराना भी हुआ था और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पर वो वक्त याद करें जब आप ये सारा कुछ किया हुआ ही आप दोबारा कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहें कि जो किया हुआ है वही सामने आया है, बस थोड़ा भूला होता है, ये नेचुरल है, नेचुरल है। कम से कम 2 रिवीजन्स में हर बच्चे को कह रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के लिए कम से कम जितने पेपर हैं, कम से कम 2 रिवीजन्स इस महीने में, और 1 पेपर से पहले वाली 3 रिवीजन्स करके जाना। इससे ज़्यादा जितनी मर्जी कर लो, आपका दिल करे, इससे कम ना करो। एक मॉक से पहले करो, मैं इसीलिए आज फ्री कर रहा हूँ भाई। हमने प्लान किया, आप लेट आए, कि जो मुझे एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से मैं रिवीजन तो सारी करवानी है, सवाल वो करवाऊँ जो मुझे लग रहा है अब आने हैं। रीसेंट टाइम तो वो ना जो गुजर गई, वो लीस्ट एक्सपेक्टेड होता है। अब उसके लिए भी मैंने बच्चों को कहा कि 12 या 13 तारीख को बिफोर मॉक, अक्सर बच्चे आए होते हैं, ठीक है, या मॉक वाले दिन भी हो सकता है, वैसे मेरा दिल है उसके अलावा ही रखूँ, ठीक है। तो 12 या 13 तारीख को वो 2-3 सवालों की मैं रिकॉर्डिंग कर दूंगा लाइब्रेरी से बच्चों को पकड़ के,
वो आप मॉक के बाद बेशक देखें, सुकून से लेट के बेड पे, आपको सिर्फ उस सवाल को देखना है, करने की ज़रूरत नहीं। करने वाले सवाल करवा रहा हूँ ताकि ज़्यादा तैयारी हो, लेकिन अपनी रिवीजन करें टिका कर। रिवीजन प्लान आपका जो आया हुआ है फिलहाल वही है। 2 दिन में इंशाल्लाह मैं फारिग होकर कर भी दूंगा, आपको कोई चेंज करनी है तो, ताकि मॉक से पहले आप सारे टॉपिक्स को रिवाइज करके टिका के मॉक दें। रिवीजन वही तरीक़ेकार से करनी है। एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक जो करना है शुरू, उसके सारे सवालों को आपने एक सीटिंग में करना है। गॉट इट? ठीक है ना? चलो अच्छा जी, वापस आओ। बीच में असल में ये इश्तिहार आ जाते हैं। वर्किंग 3, वर्किंग नंबर 3, पता नहीं नज़र भी आ रहा है कि नहीं बच्चों? एंड वाले भाई नज़र आ रहा है ये सही? वर्किंग 3। अच्छा, अब पहले कर लो जी टोटल। क्या लिखा था? A78 रिक्वायर्ड जी बेटा। 3500 डी जिंग चाहिए और हर डी जिंग पर 10 A78 लगते हैं, तो 35,000 यूनिट्स। अब तरतीब एक जैसी रख लेते हैं ना, ठीक है? अब इसके बारे में 35,000 यूनिट से चाहिए, इनके बारे में एक ऑप्शन ये है कि आप खुद बनाएं। लेकिन अगर आप खुद बनाएंगे ना बेटा, अच्छा परचेजें तो वो आसान है, पहले परचेज वाले नंबर ले लो। परचेजें तो आसान है, 110 का एक मिलता है, एक पड़ता है, ठीक है? तो 35,000 इंटू 110, ये एक ऑप्शन आ गया, ठीक है? लेकिन दूसरा कंपैरिजन में ऑप्शन क्या है? 80 रुपए का खुद बना लो। द करंट किथे गया? देखो ना, इधर भी 80 था, मैं इधर जा रहा था जी। हाउएवर इट कैन बी प्रोड्यूस इंटरनली एट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, लेनी वेरिएबल होती है, फिक्स्ड तो लेते अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती। इसको क्या करना है? एब्जॉर्ब, चल साइड पे हो, यानी कि सिर्फ क्या बचा? 80। पर फिर भी थोड़ा सा ट्विस्ट उसने डाल दिया, 20% लॉस है। अब दो ऑप्शन है हमारे पास। कॉस्ट है तो भाई रिकॉर्डिंग में तो आवाज नहीं मिस हो रही जी। कॉस्ट है तो दोनों में से जो लोअर होगी वो हमारे लिए बेटर होगी, ठीक है? तो परचेज कॉस्ट, परचेज अगर करें तो परचेज कॉस्ट 35,000 ही खरीदेंगे बने बनाए, इंटू हर एक मिलेगा 110 का। 3850 रुपीज इन 1000 चल रहा है, ऐसे क्या ना? तो 3850। अच्छा, अब ये 3850 एक ऑप्शन है। अभी दूसरा भी देख लें, ठीक है? दूसरा क्या है? इंटरनली प्रोड्यूस कर लें, तो इंटरनल प्रोडक्शन कॉस्ट अभी तक देखना जरा, 35,000 नहीं, 35,000 डिवाइडेड बाय 0.8, कुछ ज्यादा बनाने पड़ेंगे। आप खुद बनाएंगे ना तो 80%, 20% क्या हो जाता है? नॉर्मल लॉस है। ऐसा ही है। ये कैसे डिवाइड बाय 0.8 हुआ, ये समझाने की दोबारा जरूरत है या चलेगा काम? अच्छा, किसी एक बच्चे को भी लगता है तो मुझे बता दो, मैंने वैसे समझाया है वहां पर थोड़ा सा, ये काफी दफा किया हुआ। इंटू हर एक यूनिट पर 80 रुपए लगने जी, 3500। अब मुझे बताओ, ए और बी दो ऑप्शंस हो तो लोअर क्या है? तो इसको आपने रेलेवेंट ले लेना है। अब ये मैं इस तरह से लिख रहा हूं, समझ आ रही है? मैं यहां पे यूं लिखूंगा, रेलेवेंट कॉस्ट इज लोअर ऑफ ए और बी, ठीक है? $3500। यहां तक कोई मसला है तो बताएं भाई। जब मैं जब तक बुलाऊं नहीं, आपने नहीं आना होता, ठीक है ना? कोई मसला है तो बताएं। क्लियर है? आ जाओ। मैंने कहा था 20 मिनट में करना है सवाल। ऐसा सवाल है सर 20 मिनट से होने वाला? हर जगह ही नया रोड़ा पड़ा होता है। 5 यूनिट्स ऑफ C11 भी चाहिए जी, माशाल्लाह। तो 3500 इंटू 5 करो, सबसे पहले रिक्वायरमेंट कितनी बनती है? 17,500। मार्केट प्राइस ऑफ C11 इज 20, बाहर से खरीदें तो 20 का। हाउएवर अ सब्स्टिट्यूट मटेरियल D50 कैन ऑल्सो बी यूज्ड आफ्टर प्रोसेसिंग इट एट अ कॉस्ट ऑफ 15। अच्छा, अगर C11 खरीदते हैं तो 20 रुपए का एक मिलता है, और अगर आप अपना ही कोई सब्स्टिट्यूट D50 यूज करें आफ्टर प्रोसेसिंग इट एट अ कॉस्ट ऑफ 15, तो इसका मतलब ये कॉस्ट, दो ऑप्शन आ गए, बाहर से खरीदें तो 20 का, और खुद
अपने पास पड़ा हुआ को मटेरियल है, ठीक है, प्रेजेंटली जो 5000 यूनिट्स पड़े भी हैं जो कि अवेलेबल हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर परचेजिंग फॉर प्रीवियस ऑर्डर। कहानी पूरी समझ आई है? दिखाऊं या याद आ गया? मटेरियल में पड़ा है, स्टॉक में पड़ा कितना है? प्रेजेंटली 5000 ऑलरेडी इन स्टॉक। रिजल्ट है एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर परचेजिंग ऑफ प्रीवियस ऑर्डर, पिछले ऑर्डर में ज्यादा परचेज हो गया था इसलिए पड़ा है, वेल है, ठीक है। तो फिर इसको यूज कर लेंगे, D50 वॉज परचेज एट, यार इसको तो छोड़ो ना, खरीदा 5 रुपए का था, हमें इससे क्या, कैन बी सोल्ड बैक टू, हाँ ये रेलेवेंट। अब हमारे पास ऑप्शंस कितने बने? 3। पहला ऑप्शन, सारे के सारे बाहर से खरीद लो 20 रुपए के मटेरियल C11। हमने कहा क्यों? डी पड़ा है, D50 पड़ा है, उसको यूज करते हैं। पड़ा है तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट तो नील है, वेला है। हाँ एक मसला है कि उसके 3 रुपए फोरगो हो जाएंगे, जो हमने उसको स्क्रैप एक तरह से कर देना था, वापस सप्लायर को भेजना था, तो 3 रुपए का मिलना था, 5 का खरीदा था, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा ना, वापस करोगे तो 3 का मिल जाएगा। तो एक तो ये 3 फोरगो हो जाएंगे, और दूसरा इसको यूज़ करेंगे तो 15 रुपये प्रोसेसिंग कॉस्ट भी पड़ेगी, तो टोटल कितना बन गया जी? 18 रुपये। अब बाहर से खरीदें तो कितने का पड़ेगा? इसकी जगह 20 का, तो सस्ता कौन सा है? तो पहले यही काम कर रहे हैं ना, बोलो। अब D50 को तो यूज करेंगे, लेकिन मसला ये है कि आपने भी बताया था कितने चाहिए हमें, 17,500, तो सिर्फ 5,000 D50 यूज होंगे, बाकी के 12,500 तो फिर भी खरीदने ही पड़ने, ठीक है। तो चलो जो है सो है। कितना मजे का सवाल है ना, ठीक है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, उसके बाद आपने वर्किंग 4 में मटीरियल कौन सा लेना है जी? टोटल चलो C11 लिख लो, खैर है वो अलग बात है कि नीचे फिर सारा C11 ही खरीदेंगे, D50 कुछ कर लेंगे। बोलो टोटल C11 रिक्वायर्ड, मैं नाम पूछ रहा था, रिक्वायर्ड 3500 डी जिंक बनाने हैं, और हर डी जिंक पर कितने C11 लगते हैं? 5, तो 17,500 यूनिट्स, ये टोटल आपकी रिक्वायरमेंट है C11 की। अब C11 की जगह हमारा एक सब्स्टिट्यूट D50 इस्तेमाल हो सकता है, जो कि पुराने किसी ऑर्डर में आया था और 5000 यूनिट्स पड़े हैं, उसका और कोई यूज नहीं है, वापस हो सकता है, ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इसको यूज करेंगे। अब रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? स्क्रैप वैल्यू फोरगोन, लेकिन इसको यूज करना है अगर C11 की, ये तो D50 है, C11 की का यूज करना है तो इसको फर्दर प्रोसेस करना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसकी कॉस्ट कितनी है? 15 रुपए। तो मुझे बताओ डायरेक्ट, चलो अलग अलग लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट लिखूं, प्रोसेसिंग कॉस्ट लिखूं, क्या लिखा हुआ है कि कैन बी, हाँ प्रोसेस, तो प्रोसेसिंग कॉस्ट लिख दूं, प्रोसेसिंग कॉस्ट D50 कितनी है? 5000 यूनिट्स के ऊपर 15 रुपए ईच यूनिट की, जी कितना? ये 15 लिखा है मैंने। ये 75,000 खर्च होगा आपका, होगा नहीं होगा? 75,000 खर्च होगा, लेकिन साथ ही साथ एक और खर्चा भी है, खर्चा नहीं है बेसिकली, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगो हो रही है, यानी D50 जो है ये वापस चला जाता तो वहां से 3 रुपए आ जाने थे, एक तो वो भी खो देंगे आप यहां यूज करके, और दूसरा ये आपको खर्चा करना पड़ेगा उसको मॉडिफाई करने का। तो एक ये, और दूसरा क्या कहेंगे, स्क्रैप वैल्यू, नहीं चलो स्क्रैप लिख दूं, स्क्रैप जैसा ही है, तो आपको याद रहेगा स्क्रैप ही हो गया ना एक तरह से, 5 का लिया था, वापस सप्लायर कर रहे 3 रुपए का, तो सेल वैल्यू लिख दो, रिटर्न वैल्यू लिख दो, कुछ भी लिख दो। मैं स्क्रैप वैल्यू इसलिए लिख रहा हूं कि आपका क्या यूज है जी, इसका पड़ा है वेला जी, वापस हो सकता है 3 रुपए का। अच्छा जैसे कबाड़ी को देते थे, हाँ इसलिए मैं स्क्रैप लिख रहा हूं, मैं ये ना बाद में पकड़ लेना आके स्क्रैप क्यों लिखा है, ठीक है। स्क्रैप नहीं हो रहा, जा रहा है वापस, तो वापस आना है तो 3 रुपए आने हैं ना, तो मैंने स्क्रैप इसलिए लिखा कि उस जैसा है, जरा आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू फोरगोन, हाँ तो सिर्फ 75 लिख देते हैं जी, हेलो 5000 यूनिट्स है ना, और ठीक है ये, चले अच्छा जी, सही है सही है। स्क्रैप वैल्यू फोरगोन ऑफ D50 ये कितनी है जी? 5000 यूनिट्स इंटू ₹3 जी, बोलो 15, और बाकी के रिमेनिंग बोलो परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट लिखो, प्राइस लिखो, ठीक है।
परचेज कॉस्ट ऑफ, अब क्या बाकी क्या खरीदेंगे, C11। अब बाकी C11 खरीदेंगे, कितना बाकी बचा 12,500 यूनिट्स, और हर एक यूनिट कितने का, अब वो बाहर नजर आ रहा था ना 18 वाला सस्ता, इसलिए पहले वो काम कर लिया था। बोलो 250, बस पूरे हो गए जी। टोटल 300, कोई और ऑप्शन तो नहीं है, बोलो। तो वो मुझे रेलेवेंट कॉस्ट हायर लोअर भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, निकल आई बस ये। तो बेटा आंसर क्या होगा, नहीं ये क्या है, नहीं ये आंसर सही नहीं है, ये सही करा दो। अच्छा 30, ऑप्शन 2 क्या है, पागल हो, मैंने तो पहले ही बता दिया आपको कि इन 5000 D50 को यूज करो, बाहर नजर आ रहा है, आप कर लो, सारे बाहर से परचेज करो, हाँ 350, तो फिर कौन सा ऑप्शन लोगे। तो ये मैं कह रहा हूँ जबानी भी कुछ देखा करो, लकीर के फकीर क्यों बने हो, नजर आ रहा है। मैंने 2 बार बोला, ये 15 का प्रोसेस करना था, 15 की प्रोसेसिंग कॉस्ट है, और 3 रुपए वापस करके जो आने थे वो 4 गो, टोटल कितना बन रहा है 18, और बाजार से इसके मतलब मुकाबले जो मिल रहा है वो कितने का 20 का। तो पहले इस 18 को यूज कर लो ना, 18 वाले को 5000 को यूज करो, फिर जो बचा है वो बाहर जाओ। अगर आपका दिल नहीं कर रहा लेंथी काम करना है तो आप अगला काम करो, ऑप्शन 2, ऑल परचेज फ्रॉम, नजर आ रहा है यार, ऑल परचेज की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ओके सही है, गॉट इट। करूं मैं तो नहीं कर रहा, मैं पागल हूं जी, तुसी होवोगे पागल, सर हर पागल यही कहता है ना यार। मैं तो कहता हूं थोड़ी सी ना जगह ऐसे बना लेते हैं, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, हाँ वो वर्किंग मटेरियल कौन सा है जी, C11 ही लिख लो, खैर है जी, वर्किंग नंबर 4। उसके बाद में जब इधर आऊँगा तो इसको भी देख लेंगे, ठीक है इसको आगे कर लेंगे, थोड़ी खुली वर्किंग करेंगे फिर वहाँ पे मटेरियल उसकी लेबर वगैरह की, ठीक है जी। कितना 340, ठीक है। कितने नंबर आ गए, अच्छा मुश्किल कुछ नहीं लगा अभी तक, पढ़ा हुआ हो, रिवाइज किया हो, करते जाओ, सवाल होता चला जाएगा सवाल, ठीक है। खत्म मटेरियल का मामला। जी 20 नंबर का सवाल है, मैं खुद तो कहीं से नहीं बना के लाया, ये पास पेपर क्या और कोई दूर का भी नहीं है ज़्यादा। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीन, यार मैंने कहा ज़रा प्लानिंग अभी कर लेना, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ, ताकि आपके सामने पिक्चर हो पूरी ना खिंचण वास्ते। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीन, ये वर्किंग 1 थी हमारी, बोलो। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल AA2, मटेरियल AA2 वर्किंग नंबर 2 ही थी ना, नहीं अच्छा सही है सर, A78। ऊपर रेलेवेंट कॉस्ट लिख के फिर मैं लिखी जा रहा हूँ, चलो खैर। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कौन सा है जी, देख के ना बताना सर, आप खुद देखें ना, हम क्यों देखें, हम आज तो सिर्फ ये बस ज़ियारतें करने आए हैं। कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम बिड प्राइस, लो जी जगह हो गई, बेहतरीन हो गया काम है। कैलकुलेशन ऑफ, क्या कहा था जी यहाँ पर, क्या वहाँ से पढ़ के क्या लिखा था, मिनिमम बिड प्राइस। आगे भी लिख सकते हो, ऑफ इतने डीजिंग, लिखना तो लिख लो। अच्छा लें जी, नेक्स्ट लेबर की तरफ एंट्री हो चुकी है हमारी। RL हैज़ हायर्ड स्किल्ड लेबर, वो ऊपर जो उसने कहा था, फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एट 1000 पर आवर अंडर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जिंग, इन ऑर्डर इफ ऑर्डर फ्रॉम SL इज नॉट एक्सेप्टेड 200 लेबर आवर्स वुड बिकम आइडल एंड RL विल हैव टू पे 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेट। अब पता नहीं कितने घंटे चाहिए, वो तो बात की बात है, वो तो देखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट भी स्किल्ड लेबर का ही है, लेकिन बहरहाल जितने भी घंटे चाहिए होंगे 200 घंटे उनमें से 50% यानी 500 के हिसाब से पे करने हैं, क्योंकि ये कमिटेड है 500 तो पढ़ाया ना। अच्छा
बाकी जो बचते हैं वो फिर देखेंगे वो किस हिसाब से जाने, ठीक है जी। इफ SL's ऑफर इज एक्सेप्टेड देन डी जिंक वुड बी प्रोड्यूस्ड इन बैचेस ऑफ 350 यूनिट्स एंड फर्स्ट बैच वुड रिक्वायर 400 स्किल्ड लेबर आवर्स। Learning curve is estimated, but it remain effective for first 4 batches. On the index of learning curve is, मेरे ख्याल में इसको आखिर में करते हैं, करना है मैं पहले क्या बाद में क्या, मैं कुछ निकल जाना है तो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अप्रोच बता रहा हूँ सवाल की, ठीक है ना। अगले आसान अगर हों तो फिर, अगर मुश्किल हो तो फिर इसी को आगे कर लेंगे ताकि बोझ उतर जाए ना। देखो अब आगे क्या है, मुझे लगता है अगला आसान होगा क्योंकि इसने जो मसला करना था यहाँ पे कर दिया है। वेरिएबल ओवरहेड जो है वो पर स्किल्ड लेबर आवर, अच्छा ये भी रुक जाएगा, ये भी इसके साथ ही रुक जाएगा, तो चलो ये 2 रुक गया, अब एक ही रह गया, ठीक है। ये 2 जो है ये आप फिलहाल पेंडिंग कर दें और 0.3 पहले पढ़ें। 1.5 आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी यूनिट ऑफ डी जिंक। ये अब सीधे सीधे निकल रहे हैं, 3500 इंटू 1.5, 3500 नहीं लग रहा, हाँ कहाँ गया, चलो ये 3500 ही था ना डी जिंक, पता नहीं काम मिटा दिया मैंने। 3500 बहुत ऊपर निकला, 3500 इतना लंबा सवाल है। 3500 डी जिंक पर हर एक पर 1.5 घंटा लगता है, तो टोटल 52-50 घंटे आपको सेमी स्किल्ड लेबर के चाहिए, ठीक है। सिंस देयर इज शॉर्टेज ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर इन मार्केट ओनली 4000 लेबर आवर्स आर अवेलेबल एट 600 पर आवर। हमें कितने चाहिए, अभी आपने कितने बताए, 52-50 घंटे चाहिए, जिसमें से 4000 तो अवेलेबल है, बाकी अब देखते हैं क्या होता है। हाउएवर लेबर इज विलिंग टू डू ओवर टाइम एट 50% हायर रेट अप टू मैक्सिमम ऑफ 1500, यानी कि 5500 घंटे तक आपको कितने चाहिए थे, काम हो गया, ठीक है। आप ओवर टाइम करवा सकते हैं इसको, लेकिन वो फिर लेंगे 900 रुपये के हिसाब से, 900 ही बनता है ना, 600 इंटू 150%, 900 रुपये के हिसाब से। अब ये एक ऑप्शन आ गया सेमी स्किल्ड का, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अच्छा अगली बात, वो कहता है इतना नखरा कर रहे हैं ना सेमी स्किल्ड, इनको साइड पे करो, पुर कराओ, क्या कराओ, बोलो, पुर कराओ, इनको क्या कराओ, पुर कराओ, और अल्टरनेटिवली ना फारे कराओ, इनको नखरे करते हैं ये, अल्टरनेटिवली ले आओ अनस्किल्ड लेबर को, जो कि 200 रुपये के हिसाब से अवेलेबल है। हाँ एवर अनस्किल्ड लेबर को 300 गुना टाइम चाहिए, यानी अगर 1 घंटे में 1 यूनिट बना रहे थे सेमी स्किल्ड, तो इन्होंने 300 गुना यानी 300% मतलब 3 घंटे में करना, 3 घंटे में करना, 3 गुना हो गया ना बेटा। 1 मिनट देखें, पहली बात तो यह है कि हमने सेमी स्किल्ड से काम करवाना है, या तो उनको यूज़ करेंगे या अल्टरनेटिवली हम मिक्सचर नहीं यूज़ कर सकते, उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है, ठीक है ना। अब सेमी स्किल्ड का तो बता दिया आपको कि सीधी सी बात है कि कितने 4800 उनके अवेलेबल हैं, ठीक है, बाकी 1500 भी 1.5 गुना पर अवेलेबल है। वो कह रहा है अल्टरनेटिवली ये नहीं करो तो क्या करो, अनस्किल्ड लेबर को भी हायर कर सकते हो। अच्छा वैसे आप उस तरह से सोच के भी चल सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात लिखी नहीं हुई। खैर अनस्किल्ड लेबर को हायर करोगे 200 रुपये के हिसाब से वो मिलेगी आपको पर आवर, लेकिन वो 300% यानी 3 गुना वक्त लेते हैं, यानी वही जो आपने थोड़े पैसे 52-50 बोला था, इसको 3% 3 गुना कर लो तो कितना बनता है, जितना भी बनता है इतने घंटे इनको चाहिए, पर शायद फिर भी बचत हो जाए, क्योंकि ऊपर 600 रुपये पर आ रहा है, यहाँ पे 300 रुपये पर आ रहा है, फ़र्क तो बहुत है ना। अब तो कंपेयर करना पड़ेगा, 2 ऑप्शन आ जाएंगे तो कॉस्ट दोनों लेकर लोअर को लेंगे, ठीक है ना। अच्छा अगली बात, बाहर नज़र नहीं आ रहा, वरना बाहर की तरह मैं उस तरह से कर लेता जैसे पहले भी किया। आई कहता है वो, मैं जाहिर सी बात है जितने आवर्स चाहिए वो यही बोल रहा है ना, 300 गुना ऑफ द टाइम टेकन बाय सेमी स्किल्ड। तो आपने 52-50 ही नहीं बताया था सेमी स्किल्ड का, हाँ तो बस फिर मुझे नहीं पता अब कितना बताया था। तो सेमी स्किल्ड जितना टाइम लेते हैं उसका तो और कितना, और 300 गुना किसका, और 300 गुना कह रहा हूँ अल्लाह माफ, 300% किसका, समझ आ गई। अच्छा अनस्किल्ड को ले आओ, 300% वक्त लगेगा, जो वक्त निकला उसको 300% कर देंगे, ठीक है, और 200 के हिसाब से दे दो। कहते हैं लेकिन ये भी रिड्यूस हो सकता है, क्या 300%, 250% पे आ सकता है। अच्छा इफ ट्रेनिंग इज गिवन टू देम एट अ कॉस्ट ऑफ, अब ये टोटल 3 लाख की को, अब ऑप्शन समझ आएंगे। ऑप्शन 1 सेमी स्किल्ड को यूज करो 4000 घंटे,
नॉर्मल के, और 1500 मतलब हमारे 1250 घंटे जो हमें चाहिए ऊपर वाले वो 900। ऑप्शन 1 इज ओवर। ऑप्शन 2, सेमी सील्ड को ले आओ, बगैर ट्रेनिंग के उनसे काम करवाओ, 300% 5250 का, वो इतना टाइम लेंगे और 200 के हिसाब से पैसे लेंगे। और अगर उनको ट्रेनिंग दे लोगे तो ट्रेनिंग की कॉस्ट आ गई 3 लाख आ गई, लेकिन ये जो टाइम है ये 250% पे आ जाएगा, यानी कि जरा जल्दी काम कर लेंगे। ठीक है, अब ये मुझे लग रहा है आसान है ऊपर वाले से। अच्छा, बाद में पता लगना है उत्ते वाला ज़्यादा आसान सी, क्योंकि लर्निंग कर्व तो हमारा हाथ सीधा है, इतना मसला हुआ नहीं, लेकिन लर्निंग कर्व के मैंने तो उसको अलग रख दिया कि लर्निंग कर्व ज़रा भूला होगा आपको। ठीक है, तो वो याद करते ज़रा कॉन्टिन्यूटी ना ब्रेक हो। ठीक है, तो लेबर कॉस्ट अनस्किल्ड और लेबर कॉस्ट जो है वो सेमी स्किल्ड। ठीक है, शुरू करें, पहले तो आर्स देख लें, यहीं पे हो जाएगा ये काम भी। यहाँ पे वर्किंग नंबर 5 आ गई है, 4 कहाँ है? अच्छा ये पड़ी, वर्किंग नंबर 5 जी। टोटल सेमी स्किल्ड ऐसे लिख लूँ, SS शहबाज शरीफ ने लिखा हुआ है, टोटल सेमी स्किल्ड लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, सेमी स्किल्ड लेबर आर रिक्वायर्ड। अब बताओ जी कितने डी जिंक बनाने हैं आपने, और हर डी जिंक पर 1.5 आवर लगता है, तो 5250 आवर्स, ये आपकी रिक्वायरमेंट है सेमी स्किल्ड आवर्स की। ठीक है, अब ऑप्शन 1 क्या है आपके पास कि आप क्या करो, सेमी स्किल्ड को ही यूज करो। अब सेमी स्किल्ड को यूज करते हो तो पहले 4000 घंटों की कॉस्ट है 600 रुपये, और अगले 1250 घंटों की कॉस्ट बनती है 900 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ 4000 आवर्स, ये बनी 4000 इंटू रुपीज 600, 24,100। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ 1250 नेक्स्ट आवर्स जो हैं उनकी कॉस्ट आ गई, चलो 600 इंटू 150% कर देता हूं, आपको याद रह जाए, 900 बनता है इसका आंसर, 1125। आंसर 3525। ये ऑप्शन ए आ गया आपके पास। ठीक है, $1250 आवर्स इंटू रुपीज 600 इंटू 150%, जरा दूर से नजर नहीं आ रहा हो शायद जी, सही है। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 देखिएगा जरा, विदाउट ट्रेनिंग। ऑप्शन 2 क्या है जी, आप अनस्किल्ड को ले आए। ठीक है, तो कॉस्ट विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट WO, विदाउट ट्रेनिंग, इधर देखो कितने आवर्स चाहिए आपको सेमी स्किल्ड के, 5250, ये कितने गुना हो जाए, कितने परसेंट बढ़ जाएंगे, तो इंटू 300%। जितने भी आते हैं, कितने आते हैं वैसे बाय द वे, 15,750 घंटे ये लगाएंगे, लेकिन पैसे इन्होंने लेने हैं 200 रुपए के हिसाब से पर आवर जी। 31 देखा, शायद सिर्फ 600 के ऊपर तो बराबर ही होता, लेकिन इनको जो ओवर टाइम दे रहे हैं 900 रुपए के हिसाब से घंटा, शायद उस वजह से वो ऑप्शन महंगी हो गई है और ये जो है हमें सस्ती महसूस हो रही है। अभी क्या ख्याल है, लेकिन इसमें भी ऑप्शन मौजूद है, इसमें भी आपको ऑप्शन मौजूद है। क्या ऑप्शन ये है कि आप ट्रेनिंग कर लो इनकी, कॉस्ट विद ट्रेनिंग। कैसा लगा सवाल, वैसे है ना आखिरी क्लास में करने वाला ही बस, ताकि सारा कुछ ही रिवाइज हो। कॉस्ट विद ट्रेनिंग, 5250 घंटे जो हैं वो 250% हो जाएंगे। ठीक है, और इनको देंगे आप 200 रुपए के हिसाब से। ये इसको मैं इधर ले आता हूं, ठहरो एक, यहां पे इधर देखो, 5250 घंटे लगने थे
वो ट्रेनिंग के बाद हो जाएंगे 250%, कुछ कम हो गए होंगे, चेक कर लो बेशक, वैसे जरूरत नहीं मुझे, लेकिन आप ऐसे चेक कर लो, कुछ कम हो गए ना, लेकिन ये कम, अच्छा ये जो जितने भी आवर्स बने हैं इनको कितने रुपए के हिसाब से पैसे देने हैं आपने, 200, लेकिन एक एडिशनल कॉस्ट अब पड़ गई 3 लाख रुपए, आप 1000 में चल रहे हैं तो 300 लिखे, 300 रुपए क्या आ गई जी, ट्रेनिंग की कॉस्ट, ओ 29, तो सी, तो लोअर कौन सा, मेरे पास जगह नहीं बची, तो आप नीचे लिखोगे रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, लोअर ऑफ ए बी और सी, तो सी इज लोअर, तो ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, इजाजत है मुझे लिखने की, जगह नहीं बची मेरे पास एंड पे, कोई पता नहीं, अच्छे जगह बात जाए, बात से दुख लगेगा, ओ हो, बहरहाल समझ आ रही है, लिखने की जरूरत है नीचे, ये सी सिलेक्ट किया हमने, सी ये क्या है, लोएस्ट है, कॉस्ट में लोएस्ट ऑप्शन है, तो ये रेलेवेंट, तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ, सर पहले सवाल में स्किल्ड का पॉइंट आ रहा था, आपने सेमी स्किल्ड लिख दिया, तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर, वर्किंग नंबर 5, 2925, तसल्ली से देख लो, कोई मसला है तो पूछ सकते हो। और अगर तसल्ली हो गई है और इजाजत है तो मैं आगे बढ़ूं। अब भाई पॉइंट नंबर वेरिएबल ओवरहेड का पॉइंट नहीं लगा हुआ, पॉइंट वेरिएबल ओवरहेड का बिल्कुल सादा है, लेकिन उसका सिर्फ इतना सा मसला है कि स्किल्ड लेबर के आवर्स जो निकलेंगे उन आवर्स को ही पकड़कर इनटू 125 कर देना है, पर स्किल्ड आवर्स निकालना भी तो कुछ काम था, क्योंकि कौन आ रहा है, लर्निंग कर्व आ चुका है, आ रहा नहीं है, आ चुका है। पढ़ें जी। अच्छा ये ऊपर वाला पॉइंट बाद में पढ़ते हैं, पहले तो मेरे ख्याल में हमें पॉइंट 2 करना चाहिए, क्या ख्याल है, पहले टोटल नंबर ऑफ और जो डी जिंक के लिए चाहिए स्किल्ड के वो निकाल लें, वो निकलेंगे तो फिर हम कहेंगे इसमें से 200 जो है वो कमिटेड थे, उनकी कॉस्ट इतनी हो और फलां इतनी हो, फलां इतनी हो। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, जैसे हर एक के लिए मैंने यही काम किया है, सिर्फ ये बच गया था क्योंकि ये मशीन में आगे 3 महीने चलना था, बाकी मटीरियल AA2 मैंने कहा पहले देखो डी जिंक के लिए कितने चाहिए, फिर A78 कितने चाहिए बताओ, फिर C11 चाहिए कितने बताओ, फिर सेमी स्किल्ड के आर्स चाहिए कितने बताओ, इसी तरह से स्किल्ड के आर्स चाहिए कितने पहले ये बताओ, फिर अगली बात देखेंगे, ठीक है। अब येलो कर रहा हूं आपके लिए मैं इस पॉइंट को, लर्निंग कर्व की रिवीजन हो रही है। इंपॉर्टेंट चीजें इसमें होती थी कि 350 यूनिट्स के बैचेस में ये लर्निंग रेट बैचेस के अंदर अब लगा है, तो आपने वो जो टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट लेना होता था, यहाँ पे टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट बैच लेंगे, और एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट नहीं आएगा बल्कि एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 बैच आएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो फर्स्ट बैच के लिए कितने लेबर आवर्स चाहिए, तो फर्स्ट बैच वुड रिक्वायर 400 लेबर आवर्स, और लर्निंग इफेक्ट इज एस्टिमेटेड एट which will apply to first 4 batches which will be effective, तो learning curve effect कब तक है जी, for the first 4 batches, और learning का इंडेक्स ऊपर 80% भी गिवन है, लेकिन चलो जब यहाँ पे दे दिया जाए तो यही इस्तेमाल कर लिया करो, log learning rate over log 2 करने की बजाय गिवन जो है यूज करो, ठीक है। और सवालों में नॉर्मली गिवन होता है लेकिन फॉर्मूला आपको याद है। अब जी सबसे पहले हम फिर टोटल रिक्वायर्ड आवर्स निकाल लें, तो मेरे ख्याल में तो 4 बैचेस का पहले टोटल लेबर आवर रिक्वायर्ड निकाल लेते हैं, और फिर 3 के निकालते हैं, और फिर चौथे के निकल आएंगे। अब हमें 4 नहीं, हमें बैचेस चाहिए कितने, हाँ वेरी गुड, ये ऐसे जाके हिट करेगा, ठीक है। ये 3500 यूनिट्स बनाने हैं और 350 के बैच बनेंगे, तो हमें कितने बैच बनाने हैं, 10 बैचेस के टोटल लेबर आवर्स निकाल लेंगे, क्या ख्याल है, ठीक है। दिल तो करता है आपको ट्राई करने के लिए टाइम दूं, लेकिन क्या करो इतना टाइम है नहीं, घर पे ट्राई कीजिएगा, रिवीजन हो रही है, ठीक है। तो टोटल लेबर आर रिक्वायर्ड फॉर 4 बैचेस में y इज इक्वल टू a b की पावर x, याद आ रहा है, जिसमें a क्या होता था 400, ये 400 बनेगा, और b क्या होता था नंबर ऑफ बैचेस, ये क्या होगा 4,
400 इंटू 4 रेज टू पावर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 6 सबसे मेन वर्किंग, ठीक है जी। टोटल आवर्स टाइम लिख दूं, टोटल टाइम टू प्रोड्यूस 4 बैचेस, टोटल टाइम निकालेंगे, ठीक है। टोटल टाइम टू प्रोड्यूस 4 बैचेस। अब इधर देखो, पहले क्या निकलेगा, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 बैच, फिर उसको मल्टीप्लाई। मैं जरा डायरेक्ट चल रहा हूं, बहुत प्रैक्टिस की हुई है अलग अलग एक एक स्टेप करके। अब तो यहां पर पेपर है ना, तो y इज इक्वल टू 400 इंटू v कितना है 4 बैचेस ना, ठीक है। बोलो रेज टू पावर माइनस पॉइंट। अब इससे क्या निकलेगा बेटा, इससे क्या निकलेगा, इससे ये क्या है, ये क्या है, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 बैच व्हेन 4 बैचेस आर प्रोड्यूस्ड। याद आया कुछ, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 बैच व्हेन 4 बैचेस आर प्रोड्यूस्ड। आवाज मिस हो रही है यार। एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 बैच यानी 4 बैचेस अगर बने तो एवरेज टाइम कितना लगेगा अगर लर्निंग रेट ये है तो। लेकिन ये तो एक बैच का एवरेज टाइम निकला ना, मुझे ऊपर हेडिंग मैंने क्या दी हुई है 4 बैचेस का, तो इस आंसर को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो 4 बैचेस का आंसर आ गया। कितने आवर्स हैं जी, 10 2 4 और तो 4 ही कर लो ना, 4 आवर्स, ठीक है। ये 4 बैचेस पे टाइम लगना है। थोड़ा राउंडिंग का डिफरेंस आएगा शायद, आई का सोल्यूशन देखो जाके, तो सिर्फ इसकी वजह से छोड़ो उसको, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट, अब हमने 4 बैचेस ही बनाने होते ना, तो ये सही था, बस यही आवर्स थे, चलो भाई ये टोटल आवर्स थे, लेकिन हमने तो 10 बैच बनाने। अब ये तो नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे 10 ले लें, लर्निंग तो यहाँ पे रुक गई है। इसके लिए क्या हल करते थे हम, 3 बैचेस का टोटल टाइम, 3 बैचेस का टोटल टाइम निकालते थे, फिर दोनों का डिफरेंस लेते थे, तो चौथे बैच का टाइम आता था जो 5वें 6वें 7वें 8वें आगे 600 बैचेस तक भी बनाओ तो वही चलना होता था। याद आया कुछ याद आ रहा है, तो मतलब थोड़ा एहसास हो रहा है कि मेहनत करनी है, सब पढ़ा हुआ है, लेट गो नहीं करना आखिरी महीने में। वो ऐसे कोई नहीं है कि वो कहीं संदूक में पड़ा हुआ है, जो पड़ा हुआ है उठाएंगे तो निकल आएगा सब कुछ आपको ये आखिरी महीना टिका के मेहनत करने का होता है। सेशन एक तरफ या आखिरी महीना एक तरफ, भूल जाओ 1 महीने के लिए सब कुछ, सब हो जाएगा इंशाल्लाह। बस एक मॉक से पहले रिवीजन करनी है, हिम्मत करके एक मॉक के बाद, ज़्यादा पर्चे वालों ने, और जिनके ज़रा कम पर्चे हैं वो कोशिश करें 2-2 रिवीजन्स करें। जितना ज़्यादा गुड़ डालेंगे उतना मीठा होना है, लेकिन मॉक से पहले एक रिवीजन और मॉक के बाद एक रिवीजन, और पेपर से पहले जो हल्का फुल्का तसल्ली के लिए आप देखते हैं वो भी एक रिवीजन ही होती है। 2 रिवीजन बहुत होंगी इंशाल्लाह, लेकिन अच्छी वाली। वो 1 महीने के लिए मोबाइल शोबाइल कहीं दूर पे फेंक दें, कहीं पे 1 महीने के लिए भूल जाएं सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद पेपर्स वाले कुछ दिन तो वैसे ही आप भूले रहेंगे, बट डरना नहीं है, बस कॉन्फिडेंस के साथ रिलैक्स होकर पर्चे देते जाना, इंशाल्लाह पास होते जाओगे, ठीक है। टोटल टाइम टू प्रोड्यूस, सर बातें कम काम ज़्यादा प्लीज़, इतनी बारिश में हम आए हैं। FAR 1 वालों को भी आपने आज छुट्टी करा दी है। वो पानी देख के मैं क्या इन्होंने आ सकना कोई नहीं, तो जेड़े आए ने उन्होंने पढ़ो, उन्होंने पढ़ा दो, तो जेड़े नहीं उन्होंने कहो तुसी कर रहो, कल फिर सारा दिन उनके साथ इंशाल्लाह मैं होऊंगा, वो होंगे, और FAR 1 होगा। और सांस भी मेरा बराबर होगा ना, 70% के करीब, 67% से ऊपर सांस निकल आना है मेरा। 33% फी सब्जेक्ट निकल रहा है ना, सांस रुका हुआ था जी बेटा। y इज इक्वल टू, पहले बैच पे 400 ही लगते हैं, लेकिन यहां पे अब क्या आ गया, हाँ यहां से y क्या निकाल के देगा हमें, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 बैच इफ 3 बैचेस आर प्रोड्यूस्ड। वो एवरेज टाइम पर बैच आ जाएगा, और फिर इंटू 3 करेंगे तो टोटल 3 का टाइम आ जाएगा, ठीक है। -0.322 इंटू 3 आंसर इज 842 आवर्स। तो सर हावर्स होते हैं, आवर्स होते हैं, 182 आवर्स। ये जी किसका टाइम निकल आया, ये है जी टाइम टू प्रोड्यूस, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस, मैं टेकन खा गया हूं, ठीक है। टाइम टू प्रोड्यूस 4th बैच, यानी ये वो टाइम है जो 5th 6th 7th 8th 9th 10th तक चलता जाएगा, ठीक है। असल में तो हम निकालने चले थे
कितने आवर्स चाहिए हमें 3500 जिंक बनाने के लिए, ठीक है। अब इधर देखो, ये तीर चेक करो, तीर 3500 जिंक बनाने हैं, 350 करके बनाने हैं, तो कितने बैचेस ऑफ जिंक बनाने हैं हमने, डी जिंक सॉरी, 10 बैचेस बनाने हैं, ठीक है। तो 10 बैचेस बनाने हैं, पॉज करें जरा जी। तो हमने 10 बैचेस बनाने हैं डी जिंक के, ओके। तो 10 बैचेस ऑफ डी जिंक, इनका आने से एकदम से वो हो गया, ब्रेक लग गई है ना, ठीक है। अब टोटल लेबर आवर्स कितने रिक्वायर्ड हैं 10 बैचेस के लिए, एक तो 1024, सीधे सीधे 4 बैचेस के आ गए यहां से। मैं पहले टोटल आवर्स लिख लेता हूं, ठीक है। तो टोटल स्किल्ड आवर्स, स्किल्ड लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर डी जिंक जी, एक तो उठा लो ना 1024, सीधे सीधे आगे बोलो, 4 बैचेस के ये आ गए। हमने कितने बनाने हैं 10 बैच, तो प्लस करो इसके अंदर 6 बैचेस इंटू 182 पर बैच। अब जो टोटल आता है बता दो, 2116 आवर्स, ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल रिक्वायर्ड आवर्स जो है डी जिंक के लिए स्किल्ड लेबर के। अब वो वाला पॉइंट पढ़ते हैं जिसके अंदर उसने कहा हुआ है कमिटेड इतनी है और फलां इतनी है और टिमका इतनी है, ठीक है। ये देख लो जरा, तसल्ली कर लो, कोई मसला इसमें होना नहीं चाहिए। यानी कि लर्निंग कर्व में भी जरूरत क्या थी, सिर्फ एक सवाल। मैंने कल जब रिवीजन की ना, कल जब तेजी में और परसों जब वो कॉमन इश्यूज की बात की, तो बीच में लर्निंग कर्व आया तो शक्लें ऐसे लग रही थी पता नहीं क्या है, जरूरत किस चीज की थी। खुद भी आप बैठे कोई एक सवाल कर लेते, कोई एक सवाल, आप याद है ये बैच वाइज किया है, यूनिट वाइज मुश्किल नहीं होता, बैच वाइज मुश्किल होता है। आपने बैच वाइज कर लिया, रिवाइज सही हो गया, क्योंकि प्रैक्टिस की हुई है। जब कर रहे थे उस वक्त आता था ना, तो अभी बस भूला हुआ है, आता है पर थोड़ा भूला हुआ। ले जी, अच्छा सॉरी, अब ये पॉइंट जी, लर्निंग कर्व इफेक्ट इज, ये वो है बेटा जो लर्निंग रेट होता है। क्या फॉर्मूला होता है लर्निंग का, लर्निंग रेट और लर्निंग कर्व का, लॉग LR ओवर लॉग, तो log 0.8 डिवाइड बाय log 2 करो जरा अपने कैलकुलेटर पे। क्या आंसर है, ठहर जाना यार, नहीं ठीक नहीं, आंसर क्या है, नहीं क्या आंसर है, 322 माइनस 0.322, ये निकला है 80% लर्निंग रेट यूज करके। ये वो लर्निंग रेट है, तुम्हें क्या लगा कि ये क्या 80% है, लर्निंग रेट होता था ये, कि वो लर्निंग रेट है। कि लर्निंग रेट क्या है, वो जो मैंने पहले दिन तो सिखाया भी था कि पहला यूनिट अगर 1 घंटे में बनता है तो 2 यूनिट जब बनेंगे तो वो 2 घंटे में नहीं बनते, बल्कि दोनों का एवरेज टाइम 80 टोटल 80% काम, इस तरह से ये वो लर्निंग रेट है, ओके। जिसका आंसर भी आए कि आपने खुद बताया हुआ है सवालों के अंदर। ऐसे ना देखो मेरी तरफ, तुम थोड़ी देर तुम दोनों ना देखो, अब अगले टॉपिक से पहले जो अभी आए हो ना दोनों, थोड़ी देर अगले 5 मिनट मेरी तरफ नहीं देखना तुम लोगों ने। ये सवाल खत्म, मुझे पता है तुम्हें आता है, पर मुझे ये सवाल कराने दो फिलहाल। तुम अभी आ रहे हो इस क्लास में, तो अभी आ रहे हो ना, तो 5 मिनट जरा मुझे नहीं देखना, उसके बाद फिर देखना। मुझे यूं लगेगा पता नहीं ये क्या हो गया, मैंने कोई बुरी बात कह दी है किसी को आगे से। अच्छा जी, अब आप पढ़ सकते हैं जनाबे आली मकाम पॉइंट नंबर 3, ओ सॉरी वो तो पहले ही हो गया, पॉइंट नंबर 1। 200 लेबर आवर्स कमिटेड हैं, अभी रिवाइज करके आ रहे, कमिटेड हैं, तो इनको अगर पूरे पैसे देना तो 1 रुपया नहीं कॉस्ट इन 200 घंटों की। लेकिन वो कह रहा है नहीं 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 भाई, 1000 पर आ रहा है और इनको सिर्फ 50% हमने कॉन्ट्रैक्ट रेट का कमिट किया हुआ है कि वेले बैठने के भी देंगे। तो इसका मतलब इन 200 घंटों की रेलेवेंट कॉस्ट होगी ओनली 500 रुपए। डन हो गया। और बाकी जो बचते हैं, कितने बचते हैं वैसे बाय द वे, ढेर सारे घंटों में से बाकी जितने घंटे बचे, रिमेनिंग जितने भी हैं, वो सब के सब 1000 पर आवर के हिसाब से पे कर देंगे। डन हो गया। तो इसकी अब हम कॉस्ट निकाल रहे हैं कहीं जाकर। मैं तो कहता हूं वर्किंग 7 अलग ही कर लेते हैं, ठीक है। वर्किंग 7 जी, कॉस्ट ऑफ 200 आवर्स स्किल्ड, चलो यहीं पे लिख लेता हूँ,
स्किल्ड लेबर की कॉस्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ 200 आवर्स, 200 घंटों की कॉस्ट है ₹1000 इंटू 50%। मैंने ये लिख दिया, वैसे तो 500 डायरेक्ट ही लिख देते, चलो खैर जी। 200 घंटों की कॉस्ट क्या है जी? 500, 1000 रुपये के हिसाब से नहीं, 500 रुपये के हिसाब से जी। कितनी? 100,000 में चल रहे हैं ना। उसके बाद कॉस्ट ऑफ, बाकी के कितने बनते हैं? कॉस्ट ऑफ 16 आवर्स, ठीक है जी। तो 1916 आवर्स जो है ये कैसे निकले? अब ये ना समझ आ रही हो बाद में बच्चों को। 1916 कैसे निकला है जी? 2116 माइनस 200, और ठीक है ना। अच्छा, तो 1916 आवर्स इंटू ₹1000 पूरा 1916। टोटल बताओ 2016। ये आ गई जनाब हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर, वर्किंग नंबर 7 है। और वेरिएबल ओवर इसी इंतजार में थे कि किसी तरह से स्किल्ड लेबर के आवर्स निकलें, क्योंकि उसमें लर्निंग कर्व था ना, ठीक है। तो 125 पर स्किल्ड लेबर आवर। तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स तो रेलेवेंट ही होते हैं, ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स, ये यहीं पे कर दो। कितने आवर्स है जी? 2116, वर्किंग नंबर 6 में निकले हैं ना, ठीक है, इंटू ₹125। कितना बन गया जी? 265। अच्छा जी, 264.5, ठीक है जी। ये 264.5 देखा मेरा। अच्छा जी, अब प्रॉफिट, ओहो प्रॉफिट तो ऐड करा दो। मिनिमम बिड प्राइस जी, बोलो ये क्या है जी? टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट या मिनिमम बिड प्राइस कितना जी? 132। अब कहाँ 0.5? हजारों में है तो ऊपर बेटा लिखा हुआ ना, उसका मतलब होता है हजारों को हमने राउंड कर दिया है 1000 में, नियरेस्ट की तरफ। ये मतलब होता है राउंडिंग का। रैप्ट है ना खाना आखिरी क्लास। अच्छा जी, नहीं जी, लेकिन अभी भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं। एक नंबर फिर भी आपने लूज करना था मुझे लगता है। उसने कहा मिनिमम प्राइस पर यूनिट दैट RL, तो मिनिमम प्राइस पर यूनिट चाहिए, तो इस टोटल को डिवाइड कर दो 3500 से। मिनिमम प्राइस पर यूनिट ऑफ डीजिंग। अब इधर देखो 13246 डिवाइडेड बाय, अच्छा पूरा करना है तो डिवाइड बाय कितने थे? तो 3.5 करो, फिर 1000 में चल रहा है। ₹37। इसको देखो ना, एक तरफ इधर 1000 में लिखा, तो ये भी मैंने 1000 में किया इसीलिए जी। 884.5। चलो ये रेट अगर अच्छा नहीं लगता, इसको कर लो ऐसे, भाई 0.5 भी कर दो तो सही है, ठीक है जी। तो ये जी आपका रेलेवेंट कॉस्टिंग रिवाइज हो गया, ये क्वेश्चन कर लिया भाई। इसको पूरे फ्रेम में एक दफ़ा ले लें और इस पार्ट को क्लोज कर दें। ठीक है जी, 7 मिनट में मिलते हैं इंशाल्लाह। और इसमें